नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म के भाग 3 में आपका स्वागत है। पिछले 2 भागों में हमने फंक्शनलिज्म क्या है इस पर एक विस्तृत चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि फंक्शनलिज्म एक सिस्टमिक थ्योरी है, जिसे हम एक कंसेंसस थ्योरी भी कह सकते हैं, जिसके हिसाब से सोसाइटी इज अ सिस्टम और सोसाइटी के सिस्टम होने के कारण उसके कुछ पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैसे देते हैं और उसमें वैल्यू कंसेंसस का क्या रोल होता है और ये सारे पार्ट्स कैसे इंटीग्रेटेड होते हैं, इस पर हमने एक विस्तृत चर्चा की। इस भाग में हम फंक्शनलिज्म के तमाम क्रिटिसिज्म्स पर चर्चा करेंगे और उसमें हम जानेंगे कि क्यों फंक्शनलिज्म एज अ थ्योरी 1940 और 50 के दशक के बाद अनपॉपुलर होनी शुरू हुई और इसके अलावा नए पर्सपेक्टिव्स का भी जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म नंबर 1 है कि फंक्शनलिस्ट सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर उनके हिसाब से एक वो चीज होती है जिसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसमें सवाल ये उठता है, जो इसके क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, वो ये है कि क्या ये पार्ट्स सही में इंसानों से बाहर होते हैं? क्या इंसानों का कोई योगदान नहीं होता इन पार्ट्स को बनाने में? इस पर फंक्शनलिज्म कुछ नहीं बोलता है। फंक्शनलिज्म सिर्फ ये मान के चलता है कि सोसाइटी के कुछ पार्ट्स होते हैं और वो सोशल सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन वो इस बात पर चर्चा नहीं करता कि ये पार्ट्स लोगों ने बनाए हैं, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और यही पार्ट्स किसके काम आते हैं या किसका एग्जैक्टली फायदा करते हैं, इस पर फंक्शनलिज्म कुछ नहीं कहता। पॉइंट नंबर 2, फंक्शनलिज्म हमेशा इंस्टीट्यूशंस के इफेक्ट की बात करता है, यानी जैसे कि फैमिली का एक सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा या स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा, लेकिन वो इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता कि इन सब इफेक्ट्स को हम एक्चुअली क्वांटिफाई कैसे करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हम गिनेंगे कैसे। इज इट पॉसिबल टू असेस the role of political institutions on economic system and stratification system और family system? अगर हम ये मान भी ले कि हर भाग का कुछ न कुछ सोशल सिस्टम पे इफेक्ट होता है और वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है, तो इस पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को हम मेजर कैसे करेंगे, उसके क्या मापदंड होंगे और कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस इंस्टीट्यूशन का किस भाग पर क्या प्रभाव है या वो कितने हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो कितना एक सोशल सिस्टम को चलाने में प्रभाव डालता है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है जिसके लिए फंक्शनलिज्म के पास जनरली कोई जवाब नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 3, फंक्शनलिज्म एग्जैजरेट्स द रोल ऑफ वैल्यू कंसेंसस एंड सोशल ऑर्डर। हम वैल्यू कंसेंसस की अगर बात करें तो किस बेसिस पर वैल्यूज पे कंसेंसस होगा, इसके ऊपर फंक्शनलिज्म कोई चर्चा नहीं करता। और वैल्यू कंसेंसस है ये मान के चलना किस हद तक सही है, इस बात पर फंक्शनलिज्म कोई जवाब नहीं देता। कई सोशियोलॉजिस्ट का तो ये कहना है कि वैल्यू कंसेंसस की बात फंक्शनलिस्ट करते तो है, लेकिन वो है इस बात का कोई प्रमाण नहीं देते। एक सोशियोलॉजिस्ट माइकल मान के अनुसार सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी वैल्यू कंसेंसस के होने की वजह से नहीं बल्कि उसके ना होने की वजह से होता है। उसका एक उदाहरण ये है कि अगर मान लो मेरिटोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जैसे आप हर चीज में एक्सेल करने की कोशिश करें, अगर इस वैल्यू पे हर कोई कंसेंसस कर लेगा तो सोसाइटी में ज्यादा डिसऑर्डर क्रिएट होगा, क्योंकि हर कोई हर चीज पाने की कोशिश करेगा। तो सोसाइटी में जब वैल्यू कंसेंसस नहीं होगा कुछ वैल्यूज पे, तभी ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन क्योंकि कुछ लोग कई सारी चीजों की चाहत ही नहीं रखेंगे और जब तक वो उसकी चाहत नहीं रखेंगे तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा और कोई डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होगा। तो इसी तरह से वैल्यू कंसेंसस की वजह से सोसाइटी में ऑर्डर रहता है और सोसाइटी स्टेबल रहती है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। समाज में जो निचले तबके के लोग होते हैं वो कई सारी चीजों को पाना नहीं चाहते, वो नहीं एक्सेल करना चाहते, अगर चाहते भी है तो वो कर नहीं पाते और वो एक टाइम के बाद उस चीज को गिव अप कर देते हैं। तो
तो इसी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी रहती है अकॉर्डिंग टू सम सोशियोलॉजिस्ट। तो फंक्शनलिज्म वैल्यू कंसेंसस पे कुछ जरूरत से ज्यादा ही भर देता है। पॉइंट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू इंटरैक्शनिस्ट, फंक्शनलिज्म इज अ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी। डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी का मतलब ये होता है कि फंक्शनलिज्म में ह्यूमन बींग्स का कोई रोल माना नहीं जाता, या ह्यूमन बींग्स भी सोसाइटी को शेप कर सकते, इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। फंक्शनलिज्म के हिसाब से ह्यूमन बींग्स प्रोग्रामेबल होते हैं, उनको सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रोग्राम करते हैं और वो उसी तरह से बिहेव करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म ह्यूमन बींग्स एक्ट लाइक पैसिव ऑटोमेटॉन्स एज इफ दे आर सम रोबोट्स, और जैसा इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे वैसा ये करेंगे। तो इसमें इंडिविजुअल विल, फ्री थिंकिंग और इन सब पे कोई महत्व नहीं होता। इंटरैक्शनिस्ट के हिसाब से सोसाइटी में फंक्शनिंग जो होती है वो उसके पार्ट्स के कंट्रीब्यूशन से नहीं होती, बल्कि उसमें जो इन्वॉल्व एक्टर्स हैं वो उन सिचुएशंस को क्या मीनिंग्स देते हैं और उन मीनिंग्स के हिसाब से क्या मोटिव जनरेट होते हैं, इस बात से सोशल सिस्टम चलता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि वो फंक्शनलिज्म ह्यूमन बींग्स को प्रोग्रामेबल एंटिटीज मान के चलता है। पॉइंट नंबर 5, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट या मार्क्सिस्ट थिंकर्स के हिसाब से फंक्शनलिज्म पूरी तरह से कोअर्शन और कॉन्फ्लिक्ट, इन दो चीजों को इग्नोर कर देता है। और फंक्शनलिज्म में जब वैल्यू कंसेंसस और ऑर्डर और स्टेबिलिटी की बात होती है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है और कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज होते हैं, कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट लोगों के होते हैं, जिसमें फंक्शनलिज्म कोई चर्चा नहीं करता। तो मार्क्सिस्ट का ये कहना है कि इसमें जैसे फंक्शनलिज्म में स्ट्रैटिफिकेशन को भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरह देखा जाता है, तो इसमें वो ये नहीं देखते कि जो समाज के निचले तबके के लोग हैं वो कैसे ऊपर के तबके के लोगों द्वारा दबाए जाते हैं और कैसे उन पर कई सारे सोशल नॉर्म्स थोपे जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में जो सारी कानून भी बनते हैं और वैल्यूज जो क्रिएट की जाती है वो हमेशा इलीट ग्रुप्स को की वैल्यूज को सपोर्ट करने के लिए या इलीट ग्रुप्स के इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए की जाती है। और हमेशा डेमोक्रेसीज में जहाँ कैपिटलिज्म भी होता है वहां पर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को ज्यादा बढ़ावा मिलता है एट द कॉस्ट ऑफ द मासेज इन द सोसाइटी। तो इस चीज को फंक्शनलिज्म में पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6, फंक्शनलिज्म का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि वो सोशल ऑर्डर को जस्टिफाई करता है। यानी कि फंक्शनलिज्म एक आइडियोलॉजिकल टूल है और ये आइडियोलॉजिकल इस तरह से है जिसमें एक अपर क्लास के वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए काम किया जाता है। तो अपर क्लास का वर्चस्व कैसे मेंटेन होगा? वो ऐसे मेंटेन होगा कि तुम हर चीज को जैसा चल रहा है उसको अच्छा मान के चलो। तो अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसे भी आप फंक्शनल मानो। यहाँ पे अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसे भी आप फंक्शनल मानो। तो हर चीज को तुम फंक्शनल अगर मान के चलोगे तो आप एक तरह से जो एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर है जिसमें बेनिफिशियरीज बहुत कम लोग होते हैं और लूजर्स ज्यादा लोग होते हैं, मासेस को नुकसान होता है और इलीट ग्रुप्स को फायदा होता है, ऐसा एक आइडियोलॉजिकल सोसाइटी या आइडियोलॉजिकल डायमेंशन को फंक्शनलिज्म में बढ़ावा दिया जाता है। इसी पॉइंट में अगर हम आगे देखें कि सोशियोलॉजी के फंक्शनलिज्म में कैसे सोशल ऑर्डर को जस्टिफाई किया जाता है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि फंक्शनलिज्म सारे पार्ट्स को इंडिस्पेंसेबल मान के चलता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कई सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि हर पार्ट के ऑल्टरनेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब वो अलग बात है कि जो इस पॉइंट को लेके क्रिटिसाइज करते हैं वो ऑल्टरनेटिव्स पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते और वो कैसे उन पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे इस बात पर भी ज्यादा चर्चा नहीं करते। बट पॉइंट ये है कि कई
सोसाइटीज में फैमिली एज अ सिस्टम भले रिजेक्ट ना हुआ हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं होता, और सोशलाइजेशन जैसी चीजें तो दूसरी भी इंस्टीट्यूशंस करती है। तो इसके लिए, इसकी वजह से हर पार्ट इंडिस्पेंसिबल है, ये मान के चलना गलत है कुछ सोशियोलॉजिस्ट के अनुसार। फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। फंक्शनलिज्म का ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि वो हर पार्ट को एक पॉजिटिव फंक्शन के रूप में देखता है। उनके हिसाब से सोसाइटी के जो 6 मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि फैमिली, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन, स्ट्रैटिफिकेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे पार्ट्स का एक पॉजिटिव फंक्शन होता है और इसी के वजह से सोसाइटी चलती है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सोसाइटी के सारे पार्ट्स का समाज पर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही हो, क्योंकि सबके योगदान समय और जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब जैसे कि हम अब सोसाइटी के एक एक पार्ट को अगर हम देखें, तो अगर मान लो फैमिली से हम शुरू करते हैं, तो फैमिली का फंक्शनलिज्म के हिसाब से सोशल सिस्टम में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो सोशलाइजेशन करती है। तो सोशलाइजेशन की अगर बात की जाए तो क्या सोशलाइजेशन सिर्फ फैमिली की ही वजह से होता है? और आजकल की मॉडर्न सोसाइटीज में और भारत जैसे देशों में भी, स्पेशली अर्बन एरियाज में, फैमिली में जनरली हस्बैंड वाइफ बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। तो दोनों जब वर्किंग होते हैं तो बच्चों के लिए उनके पास टाइम कहाँ होता है, और जब बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता तो सोशलाइजेशन उनकी वजह से कैसे होगा? तो आजकल सोशलाइजेशन की दूसरी बहुत सारी एजेंसीज होती है। बच्चे खेलने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके पीयर ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं जिनमें उनका सोशलाइजेशन हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि फैमिली का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही होगा सोशल सिस्टम को चलाने में। इसी तरह से अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो फंक्शनलिज्म कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता है, प्रशासन देता है, इसलिए उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान है। लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेसीज में, अब जैसे इंडिया जैसे डेमोक्रेसीज में आपको अगर सरकार बनानी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा वोट शेयर की जरूरत नहीं होती। 30-35 % वोट्स पर भी सरकार बन जाती है। तो इसमें ऐसे लोग सत्ता में आते हैं जिनको ज्यादातर लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है। तो अब जो सत्ता में आते हैं वो अगर किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं तो वो वैसा ही माहौल देश में क्रिएट करेंगे, और हो सकता है कि वो समाज के लिए और देश के लिए डिसफंक्शनल हो। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स का एक समाज में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे ही अगर हम एक अगले पार्ट की चर्चा करें, जैसे कि रिलीजन को खासकर मार्क्सिस्ट ने तो बहुत ही बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, यानी धर्म की वजह से जो आम जनता होती है वो एक नशे में जीती है, और उस नशे की वजह से वो कभी अपने रियल प्रॉब्लम्स को एनालाइज ही नहीं करती। उनका प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट सोसाइटी के सिस्टम में है, एक्सप्लॉयटेशन में है, और वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में और गुरुद्वारों में ढूंढने जाते हैं। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रिलीजन तो सोसाइटी के लिए डिसफंक्शनल है। रिलीजन ऐसे भी अगर हम देखें तो रिलीजन की वजह से कितने प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में क्रिएट हुए, कितने सारे वॉर्स रिलीजन के नाम पर होते हैं। अभी आधुनिक भारत में भी, स्पेशली ब्रिटिश रूल के टाइम से, भारत में रिलीजन के नाम पे, यानी धर्म के नाम पर कितने ही दंगे हो चुके हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिलीजन का एक सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही होता है? माना कि रिलीजन इंसान के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में और एक आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर से अपने रिलेशन को एस्टैब्लिश करने में कारगर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिलीजन सोसाइटी के लिए फंक्शनल ही हो। रिलीजन के नाम पे कई सारे एक्सप्लॉयटेशंस भी चलते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि प्रीस्टली क्लास ने हमेशा मासेस को एक्सप्लॉइट किया है, उनको धर्म के नशे में रखकर, और ये हर जगह हुआ है, भारत में भी होता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि रिलीजन कैसे सोसाइटी के लिए फंक्शनल है।
ऐसी अगर हम एक अगले पार्ट की चर्चा करें, इकोनॉमिक सिस्टम, तो फंक्शनलिज्म ये मान के चलता है इकोनॉमिक सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है जो लोगों के कंजम्पशन के काम आती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो वाकई में इंसानी ज़रूरतों को पूरी कर रही है? कई बार हम एक कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन भी करते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें इकोनॉमिक सिस्टम आजकल के दौर में कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इस तरह से ऑपरेट करता है कि जो पहले से रिच होते हैं, जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं, और गरीब लोग भले ही और गरीब ना हो लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास इजाफा नहीं होता है, और इसमें कई सदियां निकल जाती है और ये ऐसे ही चलता रहता है। अब भारत में ही देख लो, भारत अगर जीडीपी ग्रोथ रेगुलर बेसिस पे रजिस्टर कर रहा है, लेकिन इस जीडीपी ग्रोथ का आम जनता को कितना फायदा हो रहा है? सो पॉइंट इज, आर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रिकलिंग डाउन टू द लोएस्ट स्टेट ऑफ द सोसाइटी? सो सिंपल आंसर इज इट्स नॉट। तो इवन ट्रिकल डाउन थियरी तक भारत जैसे की अर्थव्यवस्था में फेल हो चुकी है। अब भारत में कई सारे कॉर्पोरेट्स होते हैं और कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, ये अपने ग्रोथ रजिस्टर करते रहते हैं और ये जीडीपी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। तो जीडीपी तो आपको ग्रोथ हुई दिखती है, लेकिन यहाँ पे आम जनता की जीवन में कोई खास सुधार आता हुआ नहीं दिखता। तो फंक्शनलिज्म के हिसाब से इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है सोशल सिस्टम का, और वो सोशल सिस्टम में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही देता है। तो ये कहना फिर गलत होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम हमें जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता, वो तो इनइक्वालिटीज बढ़ाता है। समाज की गैर बराबरियां प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से ही हुई है। ऐसे ही सोशल फंक्शनलिज्म में स्ट्रैटिफिकेशन का भी एक पॉजिटिव फंक्शन माना गया है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब समाज में जो गैर बराबरी है उसको फंक्शनलिज्म अच्छा मानते हैं। उनका कहना है कि इस वजह से हर कोई अपने अपने काम ईमानदारी से और सुचारू रूप से करता रहता है और उस वजह से सोसाइटी का बेनिफिट होता है। लेकिन बात इसमें यह है कि जो लोअर रिम्यूनरेशन वाले काम होते हैं उसमें कौन जाता है? उसमें कौन जाता है जो पहले से ही लोअर रिम्यूनरेशन वाले एटमॉस्फेयर में रहा होता है। यानी कि कम कमाने वाले लोगों के बच्चे ही कम ही कमाते हैं, ज्यादा कमाने वाले लोगों के बच्चे ज्यादा कमाते हैं। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन को जस्टिफाई करता है फंक्शनलिज्म, जिसमें वो कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर इससे प्राप्त होता है, लेकिन ये डिवीजन ऑफ लेबर एग्जैक्टली किसके फेवर में काम कर रहा है, इस बात पे फंक्शनलिज्म कोई चर्चा नहीं करता। फंक्शनलिज्म उसको एज इट इज देखता है। तो अगर स्ट्रैटिफिकेशन है यानी समाज में गैर बराबरी है तो वो अच्छी है, इस चीज को वो मान के चलता है। ऐसे ही अगर हम सोसाइटी के एक और पार्ट को देखें, वो है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म प्लेज अ पॉजिटिव contribution in the overall maintenance of the social system, because education system provides skills and these skills are used for production of goods and services which would be eventually consumed by the family system. तो अब एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स इंपार्ट होती है, ये तो मान लिया जाए, ये हम मान भी अगर ले तो ये स्किल्स किस काम के लिए इंपार्ट होती है, और अल्टीमेटली ये जो सारी स्किल्स है वो इस एक अनइक्वल सोशल ऑर्डर को सस्टेन करने के ही लिए प्रदान की जाती है और वो उसी हिसाब से डिजाइन होती है। अब भारत में भी अगर आप हम देखें तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दैट इज एक्सट्रीमली स्क्यूड इन द सेंस दैट इंडिया की सारी पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टेज इन रूरल एरियाज, बट द एजुकेशन इम्पार्टेड इन रूरल एरियाज इज नॉट इन इंग्लिश मीडियम, जबकि इंडिया में सारा हायर और टेक्निकल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होता है। अब कई सारे बच्चे रूरल एरियाज के उनमें काबिलियत होने के बावजूद भी एक लेवल के आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो उस एजुकेशन सिस्टम में आगे जाने के लिए प्रबल नहीं होते। उनका एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होता है। अब कोई हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम में सीख रहा है
10वीं 12वीं तक अचानक से वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या एमबीए ये सारी चीज़ें वो इंग्लिश मीडियम में करेगा, लॉ इंग्लिश मीडियम में करेगा, तो वो अपने आप को उसमें कितना एक्सेल कर पाएगा। तो कई होशियार और काबिल बच्चे भी सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डिजाइंड है वो एलिटिस्ट इंटरेस्ट को ही सर्व करता है और उसका फायदा बहुत कम लोगों को होता है। तो ये भी फंक्शनलिज्म का एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम ने आज तक किसका फायदा किया है। इसी तरह से हम अगले पॉइंट पे आते हैं एंड दैट इज पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 इज दैट अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी आर बिकॉज ऑफ अ नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। यानी कहने का मतलब ये है कि फंक्शनलिज्म मानता है कि सोशल सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स उनके हिसाब से सोसाइटी एक नेचुरली जो इवॉल्व होती है उनको एडजस्ट करने के लिए ये प्रॉब्लम्स होती है और अल्टीमेटली सोसाइटी इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है, भले ही बाद में नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो इट कंसीडर्स दैट सम डिसइक्विलिब्रिया एग्जिस्ट इन सोसाइटी बट अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो ये मान के चलना किस हद तक सही है और फंक्शनलिज्म का के हिसाब से फिर सोशल प्रॉब्लम्स भी सोसाइटी के लिए फंक्शनल है और उसका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उसकी वजह से एक कंसेंसस क्रिएट होता है सोसाइटी में। इमाइल डर्कहाइम ने अपनी सॉलिडारिटी की थ्योरी में इस बात पर काफी चर्चा की है। तो इस हिसाब से सोशल प्रॉब्लम्स फंक्शनलिज्म के हिसाब से अच्छी है, बट पॉइंट ये है कि क्या सोशल प्रॉब्लम्स वाकई में समाज के लिए अच्छी है? क्या सोसाइटी में क्राइम अच्छा है? क्या सोसाइटी में दंगे होते हैं वो अच्छा है? क्या समाज में भ्रष्टाचार होता है वो अच्छा है? या यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, क्या ये सब चीज़ें अच्छे हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स सोसाइटी के लिए फंक्शनल होते हैं? पॉइंट नंबर 9, फंक्शनलिज्म का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म या उसकी एक आलोचना ये है कि वो सामाजिक परिवर्तन के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। दैट मीन्स फंक्शनलिज्म टोटली इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। परिवर्तन तो समाज का ही नहीं, संसार का और पूरे ब्रह्मांड का एक सबसे मूल नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट दैट वी ऑल नो। तो अगर जब ब्रह्मांड और संसार चेंज होता रहता है तो समाज क्यों नहीं होगा? फंक्शनलिज्म इस पे कोई चर्चा नहीं करता और फंक्शनलिज्म में सोशल चेंज की चर्चा वो नहीं करता। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो ऑर्डर और स्टेबिलिटी पे ही ज़्यादा फोकस करता है। उनके हिसाब से कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो और जब तक वैसा चलता रहेगा सोसाइटी इंटीग्रेटेड रहेगी और एक सिस्टम की तरह अच्छी तरह से काम करती रहेगी। अगर आप उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो सोशल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और समाज बिखर जाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में फंक्शनलिज्म कोई चर्चा नहीं करता। इसी से जुड़ा एक जो इसका लास्ट क्रिटिसिज्म है पॉइंट नंबर 10, और वो ये है कि सोशल सिस्टम के साथ साथ सोशल इंस्टीट्यूशंस भी चेंज होती है समय के साथ। वो इस बात पर भी चर्चा नहीं करता। क्या पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं हुआ है? इतने सालों में, हजारों सालों से जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था और आज का पॉलिटिकल सिस्टम, क्या इसमें चेंजेस नहीं है? नए टाइप के कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व होते हैं। जैसे डेमोक्रेसी 400 साल पहले किसी को पता भी नहीं थी क्या होती है, लेकिन अभी आजकल के दौर में दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आया है जिसमें डेमोक्रेसी होती है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज होती है और बहुमत के आधार पर सत्ता पाई जाती है। तो दूसरी आइडियोलॉजीज भी आती है, जैसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आती है तो जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती, सिंगल पार्टी रूल होता है। तो कई सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस चेंज हुए हैं। ऐसे ही और भी इंस्टीट्यूशंस, क्या इकोनॉमिक सिस्टम चेंज नहीं हुआ है? इकोनॉमिक सिस्टम भी ओवर द ईयर्स बुरी तरह से चेंज हुआ है। नए टाइप के सिस्टम्स आते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन के पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से परिवार और धर्म, इन सब चीज़ों में भी चेंज आया है। पहले रिलीजन लोगों के लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था, अभी रिलीजन के लिए लोगों के पास ज़्यादातर टाइम नहीं है। लोग रिलीजन को जनरली आजकल तभी याद करते हैं जब त्योहार आते हैं,
अदरवाइज तो भगवान की किसी को याद आती नहीं है। रिलीजन में और भी कई सारे चेंजेस इस वे में देखे जाते हैं कि उसका फिलोसॉफिकल बेसिस अभी नहीं रहा है। लोग आरतियां, पूजा पाठ और सेलिब्रेशंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो रिलीजन एज अ इंस्टीट्यूशन में भी ओवर द ईयर्स चेंज आया है। और वैसे भी हिंदुइज्म इंडिया में जो एक सबसे प्रमुख धर्म है वो काफ़ी डायनामिक है, वो ओवर अ पीरियड अलग अलग तरीकों से इवॉल्व भी हुआ है। इसी तरह से हम अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो भी चेंज हुआ है। क्या ये इंस्टीट्यूशन में चेंजेस नहीं आए? अभी आजकल का एजुकेशन सिस्टम देखिए, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन होता है, सेकेंडरी एजुकेशन, देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सारी चीज़ें। पहले ऐसा एजुकेशन सिस्टम कहाँ हुआ करता था? इंडिया में पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जिसमें वैसे भी समाज के सभी तबकों के लोगों को जाना अलाउड ही नहीं था, जिसमें कुछ राजघराने के लोग और कुछ ब्राह्मण परिवारों के बच्चों को ही जिसमें पढ़ना अलाउड था। तो ऐसी चीज़ों में भी परिवर्तन आया है। तो समाज के इंस्टीट्यूशंस भी समय के साथ बदलते रहते हैं, जिसपे फंक्शनलिज्म कोई चर्चा नहीं करता। तो इसी के साथ हम अपना ये भाग समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और फंक्शनलिज्म की अगर आपने हमारे पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिए, और तभी आपको एक फंक्शनलिज्म की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। और ये जो हमने इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन का पार्ट किया है, इट विल ओनली मेक सेंस टू यू इफ यू वॉच द प्रीवियस 2 पार्ट्स। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।